अध्याय 3। मौसम बदलने लगा था। सुबह की धूप अब जरूरी लगने लगी थी। डॉक्टर बालेंदु की दवा और दुआ दोनों के काम कर जाने के बाद पुरुषोत्तम सिंह की तबीयत भी अब ठीक हो चली थी। वैसे भी गैस का गोला कितने दिन रहता पेट में। पुरुषोत्तम सिंह घर की खुली छत पर कुर्सी लिए इत्मीनान से बैठे रेडियो सुन रहे थे। तभी हाथ में मोबाइल लिए फूकन सिंह भी छत पर पहुंचा। इस समय तक मोबाइल गांव के इक्का दुक्का लोगों के पास ही था। उसमें भी गांव में पहला मोबाइल फूकन सिंह के पास ही आया था। अक्सर नेटवर्क की दिक्कत होने के कारण फूकन सिंह अपने 2 मंजिले घर की छत पर जा नेटवर्क धराने की कोशिश किया करते। फूकन सिंह जब अपने छत पर टहल टहल मोबाइल पर जोर जोर से बात करता तो दूरसंचार क्रांति का यह मोहक दृश्य दूर दूर तक खेतों में काम कर रहे लोग अपनी कुदाले छोड़ एकटक देखते। फूकन सिंह की आयु यही कोई 40-42 साल की रही होगी। पुरुषोत्तम सिंह की विरासत का भार अब इसी के कंधे पर था। उसने इस लायक अपना कंधा बनाने में अथक लगन के साथ मेहनत भी की थी। बचपन से ही कसरत करना, पुरकस खाना और भरपूर सोना उसकी दिनचर्या रही। उसने बचपन से लेकर जवानी तक में जरा भी समय पढ़ाई लिखाई या संगीत कला इत्यादि अनुत्पादक और अनिश्चित परिणाम देने वाले कार्यों में नहीं गंवाया। जहां भी समय दिया तुरंत कुछ पाया। वह खेलता भी तो क्रिकेट, कबड्डी ये जैसे फिजूल खेल नहीं बल्कि जुआ खेलता था, जिसमें तुरंत कुछ अर्जित किया जा सके। अर्जन करने की यह लत उम्र बढ़ने के साथ बढ़ती गई। उसने बिना डिग्री सब अर्जित किए रखा था। बिना दरोगा बने लोगों को रस्सी से बंधवा देता था। बिना जज बने फैसले सुनाता था। बिना कलेक्टर बने साहब कहलाता था। पिछली बार प्रधानी का चुनाव लड़ा, पर चुनाव में धांधली की शिकायत हो जाने के कारण चुनाव रद्द हो गया था और उसे अब आने वाले चुनाव का इंतजार था। साल भर पहले गांव के बाहर ढाबे पर दारू पीते वक्त उसकी भारी गांव के कुछ लड़कों के साथ बहस हो गई थी, जिस पर उन मन बढ़ो लड़कों ने फूकन सिंह के रुतबे की परवाह किए बगैर उस पर 10-20 लात घूंसे बरसा दिए। इस घटना के बाद सिंह परिवार की हैसियत का ग्राफ थोड़ा गिर गया था। लोग कहने लगे कि अब नया जमाना आ गया। पुराना फुटानी और ठसक बर्दाश्त नहीं करता है नया लौंडा। तब से फूकन सिंह थोड़ा फूक फूक कर ही कदम रखता था। फूकन सिंह छत पर एक कोने से दूसरे कोने नेटवर्क खोजते टहल रहा था कि अचानक उसकी नज़र घर के पीछे वाली दीवार पर पड़ी। उसने देखा एक आदमी अपना सिर गोते दीवार से सटे पेशाब कर रहा था। यह देख उसका चेहरा तमतमा गया। वह जोर से चिल्लाया, कौन है रे बेटी चोत, साला हमरे दीवार पर मुतता है रे। मूतने को तो एक भारतीय चीन की दीवार पर भी मूत दे, पर मलखानपुर गांव में पुरुषोत्तम सिंह के फूकन सिंह की खानदानी दीवार पर मूत देना बड़ी बात थी। फूकन सिंह को चिल्लाता देख पुरुषोत्तम सिंह भी कुर्सी से उठ खड़े हो छत की रेलिंग से झांके। फूकन सिंह ने गुस्से में लाल आंख किए इधर उधर 2-4 कदम चल वहीं सामने पड़ी एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और नीचे पेशाब कर रहे आदमी पर जोर से फेंक कर मारा। लकड़ी का टुकड़ा उस आदमी के ठीक बगल में गिरा। यह वह दौर था जब सामंतवाद का निशाना भी चुभने लगा था। अब किसी ठाकुर साहब के हाथ से चली लाठी ठीक निशाने पर नहीं भी लगने लगी थी। लाठी के जमीन पर गिरते ही पेशाब करता आदमी अकबकाकर पेंट संभालते बगल हटा और छत की तरफ सिर उठाए लगभग चिढ़ते हुए बोला, कहाँ फूकन बाबू, अरे सदियों आपके पुरखे कितना गरीब गरवा के डायरेक्ट कपार पर मूते हैं पर कोई उफ नहीं किया। हम साला पिछवाड़े की दीवार पर मूत दिए तो विरासत ढहने लगा आपका। गजब करते हो आप मालिक। अरे साला हरामी, तुम हेरे बिरंचिया, तुम ढहाएगा भैरव सिंह पुरुषोत्तम सिंह की विरासत को रहे साला। ठहरो नीचे आते हैं तो बताते हैं। इतना कह फूकन सिंह सीढ़ियों की ओर से उतरने लगा। तब तक गोली की तरह बिरंची की एक और आवाज टनटनाते हुए कान में फूकन सिंह के गई, आप नीचे आ गए, आपको पते नहीं है तो हम क्या करें।
इतना बोल बिरंची लंबी लंबी डेग भर 3 खेत फलाग लगा वहां से निकल चुका था। बिरंची कुमार मलकानपुर गांव का 33-34 बरस का नौजवान लड़का था। इतिहास से बीए पास कर एमए की पढ़ाई कर ही रहा था कि एक हादसा हुआ और जिंदगी भर के लिए उसका कलम पकड़ना असंभव हो गया था। हादसा भी ऐसा, मलकानपुर और बगल के कटहरा गांव के बीच क्रिकेट मैच में झगड़े के दौरान पुलिस केस हो गया। दबंगों की पैरवी थी, सो पुलिस उठा ले गई। वहाँ रात हाजत में खूब पीटा। एक लाठी दाहिने हाथ की कलाई पर लगी और तर्जनी और अंगूठे की हड्डियां बाहर आ गई। सरकारी नौकरी की चाहत में कई सरकारी फॉर्म डाल चुका था बिरंची, पर झूठे केस और कलम न उठा पाने के सदमे में पहले तो एक मनोरोगी की तरह घर के एक कमरे में बंद रहा, और जब साल भर बाद निकला तो वो बिरंची था ही नहीं। कलम छूटी और उसकी जगह चिलम आ गई। बाएं हाथ से चिलम उठाकर दाहिने हाथ का सहारा देकर सारा अर्जित ज्ञान को धुएं में उड़ाने लगा था वो। पढ़ाई लिखाई छोड़ दिन भर घूमते गांजा ताड़ी पीना और अपने अधूरे सपने को कोसना गरियाना, यही दिनचर्या बन गई थी उसकी। लोग उसे गंजेड़ी, थेथर और पागल भी कहते। कभी कभी कड़वी जुबान के कारण पीट भी जाया करता था। अक्सर लोग उसे लतखोर बोलते थे और छोड़ देते थे। आज तो फूकन सीए ने सीधे ही देख लिया था अपनी दीवार पर पेशाब करते हुए। जुबान से आग उगल हवा की तरह ओढ़ निकला बिरंची। मूतने के बाद उधर फूकन सिंह को आग की लपट की तरह सीढ़ी से नीचे उतरता देख पुरुषोत्तम सिंह तेजी से चलते हुए गरजे, ए फूकन, खबरदार जो मार पीट किया को, छोड़ो उस गंजेड़ी को, रुको, एकदम नहीं जाओगे नीचे उसके पास। उम्र और अनुभव ने पुरुषोत्तम सिंह को क्रोध पीना सिखा दिया था, जबकि फूकन सिंह की तो अभी कुछ और ही पीने की उम्र थी। बाबूजी, तो कपार पे मुतवागा हम लोग उसको। फूकन सिंह ने पीछे की तरफ मुड़ झल्लाते हुए कहा, कपार पर मुता है का, दीवार पर ना मुते है। पुरुषोत्तम सिंह ने एकदम नजदीक आकर कहा, वाह बाहर है दिमाग आपका, मने कपार पर मुतवाने का इंतजार करे घर बैठ के हम, जब मुँह देगा तब बोलेंगे और लड़ेंगे। फूकन सिंह ने मुट्ठी पीसते हुए कहा, सुनो जरा ठंडा दिमाग से काम क्या करो है, समझे? ऐसे गर्मी दिखाने और उधियाने से राजनीति नहीं होता। अभी मारोगे बिरंचिया को तो माहौल बिगड़ेगा। जल्दी है, पंचायत चुनाव आने वाला है, थोड़ा बर्दाश्त कर लो, फिर देखेंगे उस दोगला को। बाप ने राजनीति के सदे खिलाड़ी की तरह पुत्र को समझाते हुए कहा, देखिए भाड़ में जाए पॉलिटिक्स, हम साला हिजड़ा बनकर नहीं रहेंगे राजनीति में। आपको पता है ये बिरंचिया का मुतना है, इसमें टोटली पॉलिटिक्स है, ये कोई करवा रहा है। चेक नहीं करेंगे तो मन और बढ़ेगा इन हरामियों का। फूकन सिंह ने सीढ़ी पर खड़े खड़े कहा, अच्छा तुम जाओ, तुम पानी पियो और शांत हो जाओ, हम पता करते हैं ना, 10 जूता मार के भी क्या बिगाड़ लोगे उस रतखोर का। ये कहते हुए पुरुषोत्तम बाबू सीढ़ियों से नीचे उतर आए। तब से खुद को सीढ़ियों पर ही रोके फूकन सिंह भी पीछे पीछे सीढ़ियों से सनसनाता हुआ नीचे आ गया। राजपूतों का खून जल्दी गर्म नहीं होता और गर्म हो गया तो जल्दी ठंडा नहीं होता। बचपन से ही फूकन सिंह घर में अपने बाप दादा से राजपूतों का यह विशेष रक्त विज्ञान पढ़ते हुआ आया था। पुरुषोत्तम सिंह इसलिए जल्दी गर्म नहीं होते थे और फूकन सिंह जल्दी ठंडा नहीं होता था। इसलिए नीचे उतर फूकन सिंह बरामदे में रखी कुर्सी पर बैठ गया। माली चाय लाते हैं, लटकू भंडारी की धीमी आवाज आई। लटकू भंडारी पुरुषोत्तम सिंह के घर को वर्षों पुराना वफादार था। इसके बाप दादा नाई का काम किया करते थे, पर लटकू ने परंपरा का विद्रोह करते हुए उस्तरा केची छोड़ प्रधान जी के यहाँ घर की थरिया, बर्तन, कप गिलास उठाने का काम पकड़ लिया था। वह दिन भर घर के काम देखता और शाम होते ही जब फूकन सिंह की मजलिस जमती तब कांच के गिलास सजाता
पानी में रंग घोलता और जाम बनाता। इन सब कार्यों में उसने गजब की विशिष्टता हासिल कर ली थी। पानी में दारू की कितनी मात्रा कितना असर बनाएगी, इस काम में तो वह इतना गंभीरता से अंजाम देता जैसे वह कोई नोबेल पुरस्कार विजेता रसायन शास्त्री हो और मानव के कल्याण के लिए पोलियो या रेबीज का कोई नया टीका तैयार कर रहा हो। उसे पता था कि फूकन बाबू कितने पेग के बाद बैठे रहेंगे और कितने के बाद उलट जाएंगे। कई महत्वपूर्ण मौके पर जब फूकन सिंह का शाम या रात को किसी जगह उपस्थित होना आवश्यक हो जाता था, तब अब इस बिल्कुल हल्का असरकारी आपातकालीन लाइट पेग भी बनाने में सिद्धहस्त था। फूकन सिंह को लटकू के पेग रसायन ज्ञान पर उतना ही भरोसा और गर्व था जितना इसरो को अपने वैज्ञानिकों के ज्ञान पर होता है। लटकू की इन्हीं अतिरिक्त योग्यताओं ने उसे टोले के अन्य नाइयों की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा स्थान दिला दिया था। सीधे फूकन सिंह के दिल में जगह बना ली थी। पूरा टोला उसे फूकन बाबू का पीए कहता था और लटकू इस पद की आभा से लटा लो हो जाता और गौरव से भारी होकर कभी कभी बिन पिए भी खटिया पर घोलट जाता। फूकन सिंह के पिए होने में जो नशा है वो भला दारू में कहा। टोला में उसके कहे का वजन था। फूकन सिंह की मजलिस में दरोगा, बीडीओ सब आते बैठते थे। लटकू सबको अपना ग्लास में अपने हाथ का हुनर परोसता था। मामूली संगत थोड़ी थी। इस तरह नाइयों ने उस तरह से कई गुना ज़्यादा अपने हाथों को धारदार बना लिया था जिससे वह पेग बनाता था। फूकन सिंह ने अनमने ढंग से चाय ले आने का इशारा किया। का व्यवस्था है सांझ का? फूकन सिंह ने चाय की पहली सुर्खी के साथ कहा। जी देसी मुर्गा वास्ते बोल दी है माधव को, लटकू ने कहा। और बोतल रे? फूकन सिंह ने कब रखते हुए कहा। जी वो ग्राम सेवक शंभू जी ले आएंगे आज, एक तो काम भी था उनको बीडीओ साहब से। लटकू ने रात का इंतजाम पक्का करते हुए कहा। अभी अभी भयंकर गर्म हुए और जल्द ठंडा नहीं होने वाले ठाकुर फूकन सिंह के खोलते हुए खून को कूल करने की जिम्मेदारी लटकू की ही थी, जिसकी व्यवस्था में वो लग गया था।